आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक। तो हिंदी व्याकरण में हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 1 भाषा तथा व्याकरण। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लगातार आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। मनुष्य एक जिज्ञासु तथा विवेकशील प्राणी है। वह अपने आसपास विभिन्न गतिविधियों को होते हुए देखता है, समझता है तथा उन्हें दूसरों को समझाना भी चाहता है। अतः मनुष्य एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा वह अपने विचारों को व्यक्त कर सके। वह माध्यम है भाषा। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अपने विचारों को अलग प्रकार की ध्वनियाँ निकालकर प्रकट करते हैं, परंतु उन ध्वनियों को भाषा नहीं कहते। मनुष्य द्वारा उच्चरित ध्वनि ही भाषा कहलाती है। तो कहने का मतलब यह है कि मनुष्य जब हमें किसी से बात करनी होती है तो हमें एक माध्यम चाहिए होता है अपने विचारों को उस तक पहुंचाने के लिए और उसके विचार समझने के लिए। तो वह माध्यम होता है भाषा। तो भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम दूसरे के विचार समझ सकते हैं और दूसरे के विचार हम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो ध्वनियाँ पक्षियाँ निकालते हैं, लेकिन वो ध्वनियाँ भाषा नहीं कहलाती क्योंकि उसको हम नहीं समझ सकते हैं। तो भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। हम बोलकर और लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तथा सुनकर और पढ़कर दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं। विचारों का यह आदान प्रदान हम भाषा के द्वारा करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर मन के भावों या विचारों को आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। तो यानी कि जो भी हम बोलकर या सुनकर या लिखकर या पढ़कर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं वही भाषा कहलाता है। अब है भाषा के रूप। तो भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो सबसे पहले मौखिक भाषा देखिए क्या होती है। जब मनुष्य बोलकर उपस्थित लोगों के सामने अपने विचार व्यक्त करता है तथा उपस्थित लोग उसकी बात सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि हम जब बोलकर किसी को कुछ बताते हैं तो वही हमारी मौखिक भाषा होती है। मनुष्य ने सर्वप्रथम भाषा के इसी रूप का प्रयोग करना सीखा। यानी कि हमने सबसे पहले क्या सीखा, बोलकर दूसरों को समझाना सीखा। इसलिए यह भाषा प्राचीनतम रूप कहलाता है। इसके लिए शिक्षित होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि कुछ भी जब आप किसी से, बच्चा जब छोटा होता है, जब वो पढ़ने लिखने नहीं जाता है तो वो कैसे बोलता है, अपनी मम्मी से कुछ मांगता है तो बोलकर ही मांगता है। तो उसके लिए उसको पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए हमें इसके लिए शिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। अनपढ़ लोग भी मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति बोलकर अपने विचार प्रकट करता है और अन्य लोग सुनकर समझते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि मौखिक भाषा क्या होती है, जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और सामने वाला सुनकर उनको समझ लेता है तो उसी को हम कहते हैं मौखिक भाषा। अब है लिखित भाषा। लिखित भाषा, जब कोई व्यक्ति लिखकर हम तक अपने विचारों को पहुंचाता है तो उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। तो लिखित भाषा देखिए, हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, वो सभी किस भाषा में लिखे हुए हैं, लिखित भाषा में लिखे हुए हैं, तब तक हम तक वो पहुंचते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई मनुष्य लिखकर अपने विचार प्रकट करता है, अन्य लोग पढ़कर उसे समझते हैं, तो वही क्या होता है, हमारे लिखित भाषा का रूप होता है। अब है सांकेतिक भाषा। तो जब अपनी बातों संकेतों के द्वारा समझाई जाती हैं और उसे संकेतों के द्वारा समझा जाता है तो उसी को हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। जैसे खेल के मैदान में अंपायर जो है संकेत देकर दूसरों को बताता है, सड़क पर ट्रैफिक पुलिस के संकेत दूसरों को बताते हैं। मूक बधिरों की भाषा भी संकेत के द्वारा ही होती है, किंतु संकेतों के माध्यम से जो व्यक्त करता होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा कठिन होता है। तो इसलिए इसको भाषा का एक मान्य रूप नहीं माना जाता है। ये कुछ लोगों के लिए ही होता है क्योंकि सब कोई जो है इस भाषा को नहीं समझ सकते, इसीलिए सांकेतिक भाषा को एक भाषा का रूप नहीं माना गया है। अब है हमारी मातृभाषा। तो मातृभाषा वह होती है जो बालक जन्म से अपने परिवार से प्राप्त करता है। अब बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप जो भी भाषा बोलते हैं वो उसी भाषा को सीखता है, तो उसी भाषा को हम कहते हैं मातृभाषा। अब है राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा का मतलब वो होता है जो अधिकांश भूभाग में बोले जाने वाली भाषा होती है, वही राष्ट्रभाषा का रूप ग्रहण कर लेती है, उसी को हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। तो भारत में जो है 18 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हिंदी को ही भारत की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। इसी प्रकार से चीनी भाषा, जर्मनी भाषा, जर्मन भाषा, फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं। तो जहाँ पे के जो अधिकतम भाग में जो भाषा बोली जाती है वही वहाँ की राष्ट्रभाषा हो जाती है। अब है हिंदी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जिसे बोलने और लिखने में समान होती है। अब है राजभाषा। तो राजभाषा का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आधिकारिक स्तर पर राजकाज में, कार्यालयों आदि में जिसका प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं राजभाषा। यानी कि जो भी राजकाज के कार्य में प्रयोग हो जाती है वही राजभाषा कहलाती है। भारत में अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग राजकाज के कार्यालयों में किया जाता है,
लेकिन राजभाषा का दर्जा केवल हिंदी को ही मिला है। अब है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो कुछ भाषाएं अपने देश की सीमाओं को तोड़कर दूसरे देशों तक फैल जाती हैं और पूरे देशों में के लोग जो हैं उन्हें अपना लेते हैं। ऐसी भाषाओं को हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा इंग्लैंड के बाहर भी संसार के लगभग सभी देशों में बोली जाती है, इसलिए ये क्या कहलाती है, इसीलिए यह कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अब है मानक भाषा। तो मानक भाषा क्या होती है? भाषा के में एक रूपता लाने के लिए भाषाविदों और विद्वानों द्वारा भाषा के जिस रूप को मान्यता दी गई है उसी को हम कहते हैं मानक भाषा। जैसे गंगा, तो गंगा में अंक की बिंदी लगा दी तो गंगा हो गया, अंदर अंदर, उद्देश्य उद्देश्य। तो इस प्रकार से ये है मानक भाषा। अब है बोली। तो बोली क्या होती है? बोली भाषा का अल्प विकसित रूप होता है, यानी कि जो छोटे से क्षेत्र में बोला जाता है। जब एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से बोली जाती है तो उसी को हम कहते हैं बोली। जैसे हिंदी में जो है बहुत सारी बोलियां हैं, ब्रज है, अवधी है, मगही है, बुंदेली है, खड़ी है, पहाड़ी है, मारवाड़ी है, हरियाणी है, राजस्थानी है, भोजपुरी है। तो ये सभी क्या है? ये हिंदी की ही बोलियां हैं, लेकिन क्योंकि छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है तो इसलिए ये कहलाती है बोली। लेकिन भाषा क्या है? भाषा हमारी हिंदी है, लेकिन ये हमारी सारी हैं बोलियां। अब देखिए बोली और भाषा में अंतर क्या होता है। तो भाषा का प्रयोग जहाँ एक व्यापक स्तर पर होता है वहीं बोली का प्रयोग एक सीमित क्षेत्र में होता है। जैसे हिंदी है, हिंदी हिंदुस्तान के अधिकांश क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन जो अलग अलग भाषाएं जो हिंदी से ही बनी हुई हैं वो बोलियां होती है, लेकिन वो बोली जाती हैं वो एक सीमित क्षेत्र में। तो भाषा के दो रूप होते हैं, जबकि बोली का कोई रूप नहीं होता। भाषा का अपना व्याकरण, लिखित साहित्य होता है, परंतु बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। यह भाषा का केवल मौखिक रूप होता है, यानी कि जो बोलने के लिए प्रयोग होता है। अब है भाषाएं, भारत की भाषाएं। तो भारत की संविधान रूप मतलब भारत की जो संविधान है उसमें सिर्फ 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त है। इनमें से हिंदी है, असमिया है, बांग्ला है, डोंगरी है, बोडो है, उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु। अब है विश्व की अन्य देशों में बोले जाने वाली भाषाएं फ्रेंच है, स्पेनिश है, अंग्रेजी है, स्वाहिली है, सिहली, जर्मन, चीनी आदि। ये क्या है? ये हमारी विदेशी भाषाएं हैं। अब है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें लिखित रूप देने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उसी को हम कहते हैं, इन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। तो इन चिन्हों को जब हम लिखने की विधि अपनाते हैं तो उसी को हम कहते हैं लिपि। तो हम कह सकते हैं कि मुख से निकली ध्वनियों को लिखने के लिए जो लिपि विधि होती है वही लिपि कहलाती है। तो जो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकली है जब उसको हम लिख देते हैं तो वो क्या हो जाती है? हमारी लिपि। अब देखिए दुनिया की प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि लिखी जाती है। तो देखिए कुछ भाषाओं की लिपि, जैसे संस्कृत है देवनागरी, गुजराती की देवनागरी, हिंदी की देवनागरी, नेपाली की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, जर्मन की रोमन, बांग्ला की बांग्ला, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरमुखी, फ्रांसीसी की रोमन, रूसी की सिरिलिक और चीनी की चित्रलिपि। अब है साहित्य। अब देखिए साहित्य किसी भी भाषा की लिखित रूप को में सुविचारों का ज्ञान संचित को साहित्य कहलाता है। इसके द्वारा श्रेष्ठ विद्वानों की जो लिखित रचनाएं होती हैं उनको संभाल कर रखा जाता है, तो उसी को हम कहते हैं साहित्य। अब ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है गद्य साहित्य और दूसरा होता है पद साहित्य। अब सबसे पहले गद्य साहित्य। तो अपने विचारों को विभिन्न विधाओं को जैसे कहानी, रेखा चित्र, संस्मरण, नाटक, यात्रा, पत्र आदि को लिखना गद्य कहलाता है। कुछ प्रमुख गद्यकारों के नाम है मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र, विष्णु प्रभाकर, वृंदावन लाल वर्मा, हरिशंकर परसाई। अब है पद्य साहित्य। अपने विचारों को काव्य शैली में जैसे गीत, कविता, दोहा, पद, छंद, चौपाई, गजल आदि में लिखना पद्य कहलाता है। जैसे रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता गद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अब है कुछ पद्यकारों के नाम, मैथिली शरण गुप्त हो गए, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, मीराबाई हो गई, कबीरदास, रहीमदास आदि। अब है व्याकरण। तो व्याकरण क्या होता है? व्याकरण द्वारा हमें भाषा के प्रयोग के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, यानी कि भाषा को किस प्रकार से हम शुद्ध तरीके से लिखें, किस प्रकार से उसको क्या करें, वो हमें व्याकरण सिखाता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। किसी भी भाषा के कुछ नियम होते हैं, व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के उन्हीं नियमों को सीखते हैं। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं, पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। अब देखिए वर्ण विचार क्या है? इसके अंतर्गत हम वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण, वर्णों को सीखने की विधि, वर्णों को लिखने की विधि, उन्हें संयुक्त करने के नियमों आदि के विषय में सीखते हैं। अब है शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना, शब्द निर्माण और शब्द भेद आते हैं। अब है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत हम वाक्य रचना, प्रकार, वाक्य ग्रहण और विराम चिन्ह आदि का
के बारे में विचार करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पाठ होता है समाप्त। आशा करती हूँ पाठ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको ऐसे ही हिंदी व्याकरण के पाठ मिलते रहें।